आज घटित हुई घटना ने पुष्कर जी और उनकी धर्मपत्नी प्रिय नंदिनी को फिर से गहरी चिंता के अथाह भंवर में धकेल दिया था। विचारों के रेले समुद्र की लहरों की तरह से आ जा रहे थे। किसी भी बात का उनका मन स्थिर नहीं हो रहा था। होता भी कैसे, आखिर वो एक 30 साल के अविवाहित जवान बेटे के माता पिता थे। हर संभव कोशिश के बावजूद भी उनके बेटे अजय का विवाह नहीं हो पा रहा था। प्रिय नंदिनी ने भी अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए बहुत से सुनहरे ख्वाब बुने रखे थे और पुष्कर जी भी जल्दी से जल्दी अपने पोते का मुंह देखना चाहते थे। परंतु पोते का मुंह देखना तो दूर की बात थी, यहाँ तो अजय के विवाह की बात सगाई के दिन तक पहुँचते ही खत्म हो जाती थी। अजय में किसी प्रकार की कोई कमी ना थी। अजय 30 साल का एक खूबसूरत और स्मार्ट नवयुवक था। उसकी पढ़ाई लिखाई शहर के नामी गिरामी स्कूल कॉलेज में हुई थी। पुष्कर जी जाने माने जमींदार थे। फैले हुए अंबर सा कारोबार था और अपार धन दौलत थी। पुष्कर जी के पिता नारायण जी ने बहुत पैसा कमाया, परंतु पुष्कर जी को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि पढ़ लिख कर कहीं उनका इकलौता बेटा उनसे दूर ना हो जाए। और अनपढ़ होने की कसक पुष्पक जी को हमेशा फांस बनकर चुभती रही। इसीलिए अजय के जन्म के समय ही उन्होंने प्रिय नंदिनी से कहा था, प्रिय पुष्कर जी प्रिय नंदिनी को प्यार से प्रिया कहते हैं, हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस अधूरेपन के साथ मैं जिया उसके साथ ही मेरे बेटे को भी जीना पड़े। प्रिय नंदिनी भी यही चाहती थी, क्योंकि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी महिला थी। प्रिय नंदिनी की शिक्षा और खूबसूरती पुष्कर जी के मन को इस कदर भा गई थी कि वो प्रिय नंदिनी के प्रेम में पड़ गए और घरवालों के विरोध के बावजूद भी प्रिय नंदिनी से विवाह के फैसले पर अडिग रहे और आखिरकार उनके आगे घरवालों को झुकना ही पड़ा। अब जमींदारियां तो लगभग खत्म सी हो गई थी, क्योंकि पुष्कर जी गरीबों का खून चूसने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन बाप दादाओं का कमाया पैसा इतना था कि 7 पुश्ते बैठकर खा सकती थी। पर कहते हैं ना, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। यही हाल पुष्कर और प्रिय नंदिनी जी का भी था। आज उनका बेटा उनके सामने बेड पर अचेत पड़ा था और वो दोनों बेबस थे। अजय को इस हालत में देखकर पुष्कर जी और प्रिय नंदिनी के लिए जिंदा मक्खी निगलने जैसा था, जिसमें वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, या फिर से कहना ज़्यादा उचित होगा कि कुछ कर भी नहीं सकते थे। जब अजय पढ़ने लायक हुआ, मुश्किल से 4 साल का रहा होगा, तब उसकी शिक्षा अपने ही गांव में हुई। हम गांव में थोड़ा ज़्यादा विकसित था, परंतु शहर जैसी सुविधाओं का पूर्णतः अभाव था। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने के इच्छुकों को मजबूरी में शहर का रुख करना ही पड़ता था। आज भी पुष्कर जी और प्रिय नंदिनी के सामने वो दिन किसी चलचित्र की तरह चल पड़ता है, जिस दिन अजय को गांव के स्कूल की शिक्षा पूरी करके इस शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए रवाना होना था। अज्जू मेरे राजा बेटा, देख मम्मा ने क्या बनाया है, तेरा मनपसंद आलू का पराठा, और देख साथ में मलाई वाला दही भी है। आजा बाबू, मम्मा के हाथ से खाएगा। प्रिय नंदिनी अजय के पीछे पीछे भागकर उसकी मनुहार कर रही थी, परंतु अजय का मुंह था कि गुब्बारे की तरह फैला हुआ था। प्रिय नंदिनी जितना लाड जताती वो उतने ही नखरे दिखाता। नहीं मम्मा, मैं अब आपके हाथ से नहीं खाऊंगा। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब मैं अपने हाथ से और मन से ही खाऊंगा। अजय ने उनको रिझाने के लिए भोला सा मुंह बनाकर कहा, ना बेटा ना, ऐसा नहीं कहते। तू तो मेरा लाल है और हमेशा मेरे लिए बच्चा ही रहेगा। अपने 12 वर्ष के बच्चे के मुंह से बड़े होने की बात सुनकर उनका कलेजा मुंह को आ गया और उनकी आंखें नम हो गई। अजय को अपने से दूर शहर भेजने की बात से दिल तो प्रिय नंदिनी का भी रो रहा था, परंतु बच्चे का भविष्य सोचकर उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया था। मेरा बेटा, तू क्यों, कोई हमसे दूर थोड़े ही जा रहा है। अरे शहर तो यहीं पास में है, गाड़ी में बैठे और फुर से तेरे पास। अजय को बहलाते हुए प्रिय नंदिनी उसके मुंह में आलू के पराठे का कोल डालने में कामयाब हो चुकी थी। अजय बच्चा ही तो था। अपना मनपसंद नाश्ता मुंह को लगते ही वो उसे मज़े लेकर खाने लगा और साथ साथ दही के भी मज़े ले रहा था। अज्जू माँ बेटे की इस प्यार भरी मनुहार और तकरार में अचानक से आई पुष्कर जी की भारी भरकम आवाज़ ने खलल पैदा कर दी। पुष्कर जी की आवाज़ सुनते ही अजय खाना छोड़कर उनसे जा लिपट गया। क्या हुआ मेरे राजा बेटे को, मम्मी ने फिर परेशान किया क्या?
पुष्कर ने अजय के गाल पकड़कर प्यार से खींचते हुए कहा, देखो ना पापा, मम्मा समझ ही नहीं है कि मुझे आप दोनों से दूर नहीं जाना है। अजय ने अपनी नाराज़गी जताई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, और ये सिर्फ मम्मी की ही नहीं, मेरी भी इच्छा है कि तुम शहर जाकर अच्छे से स्कूल में पढ़ो। पुष्कर ने अजय को प्यार से समझाया। अजय और पुष्कर का रिश्ता बाप बेटे का कम, दोस्तों का ज़्यादा था। अजय पुष्कर की बात एकदम से मान लेता, परंतु आज तो पुष्कर जी की बात भी उसे नागवार लग रही थी। पापा, मजबूर होकर अजय रो दिया। ना मेरे बच्चे, रोते नहीं, बड़े होकर तू खुद समझ जाएगा कि हमने तेरे लिए कितना सही फैसला लिया है। अब की बार प्रिय नंदिनी ने अजय को अपनी बाहों में भर लिया। अपने इकलौते बेटे से दूर होना उनके लिए भी इतना आसान कार्य न था। चलो अब थोड़ा आराम कर लो, हमें 2 घंटे में निकलना है। पुष्कर जी भी अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए कमरे में चले गए। वो किसी भी कीमत पर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। कार सीधा स्कूल की पार्किंग में रुकी। अजय रुआंसा हो रहा था। स्कूल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद पुष्कर जी ने प्रिंसिपल से पूछा, क्या हम वो रूम देख सकते हैं जहां अजय को रहना है? वाई नॉट, चलिए। ये क्या, यहाँ 3 बेड क्यों हैं? इस कमरे में और भी बच्चे हैं क्या? पुष्कर और प्रियनंदिनी ने आश्चर्य से पूछा। जी सर, ये सब तो हमारी स्कूल की विवरण पुस्तिका में भी साफ साफ लिखा है। एक कमरे में 3 विद्यार्थी रहेंगे। आपने पढ़ा नहीं क्या? प्रिंसिपल ने शुद्ध हिंदी में पूछा। पुष्कर और प्रियनंदिनी एकदम सकपका गए, क्योंकि अजय को और खुद को समझाने में वे इतना व्यस्त हो गए थे, उसका ध्यान ही नहीं रह गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो लापरवाह थे। स्कूल ही इतना अच्छा था कि ज़्यादा इंक्वायरी की आवश्यकता ही नहीं थी। वो 3 बच्चों के एक कमरे में रहने से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि अजय को शांति में रहना पसंद था। पर उनकी ये परेशानी ज़्यादा देर ना टिक सकी, क्योंकि अचानक ही अजय चिल्लाया, संगम, महावीर, तुम दोनों यहाँ? अपने रूममेट्स को देखकर अजय खुशी से चिल्ला रहा था। पुष्कर जी और प्रियनंदिनी ने उधर नज़र घुमाई तो देखा अजय के हमउम्र 2 लड़के कमरे में प्रवेश कर रहे थे। दोनों के हाथ में फुटबॉल था, शायद बाहर खेल कर आ रहे थे। पुष्कर जी को ध्यान आया कि वो दोनों बच्चे तो गर्मियों की छुट्टियों में उन्हीं के गांव में अपने रिश्तेदारों में रहने आए थे। तभी से अजय की दोस्ती उनसे हो गई थी। आज उन्हें वहां देखकर जहां अजय की खुशी का ठिकाना न था, वहीं पुष्कर जी और प्रियनंदिनी इस इत्तेफाक को देखकर हैरत में थे और साथ ही खुश भी कि अब अजय का दिल लग जाएगा। ये दोनों ही अजय के साथ इस रूम में रहेंगे। प्रिंसिपल ऐसे बोला जैसे कोई सस्पेंस खोल रहा हो। 3 बच्चे एक दूसरे के गले में हाथ डालकर गोला बनाकर अपने सरों को मिलाकर कूद रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि आगे चलकर उनकी ये दोस्ती और भी प्रगाढ़ होने वाली थी। समय के गर्भ में क्या छिपा था, ये तो कोई नहीं जानता था। अजय कितना घबरा रहा था स्कूल में एडमिशन से और यहाँ आकर हॉस्टल में अकेले रहने से। उनके डर ने तो हमें भी डरा रखा था, पर अब तो शुक्र है भगवान का, उन दोनों बच्चों के मिलने से लग रहा है अब उसका मन आसानी से लग जाएगा। प्रियनंदिनी लौटते वक्त गाड़ी में पुष्कर से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मन को समझा रही हो, पर पुष्कर तो जैसे अपने ही ख्यालों में कहीं गुम थे। उन्होंने प्रियनंदिनी की बात सुनकर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। प्रत्युत्तर देना तो दूर की बात थी, उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था, किसी तरह के कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने प्रियनंदिनी की बात सुनी ही ना हो। पुष्कर का ये हाल देखकर उसे खींच तो बहुत आई, पर ड्राइवर के कारण वो अपने गुस्से को दबा गई और अपने गुस्से पर काबू पाते हुए थोड़ा संयत होकर फिर से पुष्कर की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है जमींदार साहब, आप आज अपने बेटे के ख्यालों में ही खोए रहेंगे या फिर कुछ हमारी भी सुनेंगे? प्रियनंदिनी को जब पुष्कर पर बहुत गुस्सा आता था या ज़्यादा प्यार आता तो वह उसे अदा से जमींदार साहब कहकर बुलाती थी। बस कहने का अंदाज थोड़ा अलग हो जाता था। इस समय प्रियनंदिनी की आवाज़ इतनी कड़क थी कि कोई गहरी नींद से भी बाहर आ जाता। पुष्कर ने भी चौंक कर उसकी तरफ देखा। प्रियनंदिनी के कहने से वो इतना तो समझ गया था कि वो उससे खफा है, और फिर उसकी बात अनसुनी कर उसने कोई प्यार वाला काम तो किया नहीं था। अरे माफ़ करना, क्या करूँ, बेटे को तो समझा बुझा कर छोड़ आए, पर खुद के मन को समझाना हिमालय की चोटी पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम लग रहा है।
पुष्कर की आवाज़ में बेबसी साफ झलक रही थी। ऐसा नहीं था कि प्रियनंदिनी पुस्तक की भावनाओं से अनजान थी, बल्कि इस समय तो सिर्फ वो ही थी जो उनके मन की अच्छी तरह से समझ सकती थी। आखिर दोनों एक ही कश्ती के सवार थे। वो तो बस पुष्कर को थोड़ी सी पत्नी वाली नाराज़गी दिखा रही थी। कौन पत्नी होगी जो अपने पति के इग्नोर करने पर रूठेगी भी नहीं। अरे भाई, अब बेटे से ध्यान हटाकर अपनी पत्नी की भी कुछ सुन लीजिए। प्रियनंदिनी ने पुष्कर की चिंता को दूर करने के लिए माहौल को कुछ हल्का करने का प्रयास किया। घर 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 की अचानक गाड़ी कुछ अजीब सी आवाज़ के साथ रुक गई। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रुक गई? पुष्कर ने पूछा। पता नहीं साहब, सामने सड़क पर कुछ बड़ा सा बोरा पड़ा है, इसीलिए मुझे अचानक ब्रेक लगाने पड़े। देखो ज़रा क्या है, पुष्कर ने ड्राइवर से कहा। तो प्रियनंदिनी घबराते हुए बोली, यहाँ गाड़ी से मत उतारिए, सुनसान रास्ता है, क्या पता किसी की कोई चाल हो। तुम भी कमाल करती हो, देखो ना सारी सड़क घिरी हुई है, गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं है, और फिर ऐसे डर कर भी कहीं काम चलता है। कहते कहते पुष्कर नीचे उतर गए। प्रियनंदिनी भगवान का नाम लेने लगी। उधर हॉस्टल में अजय अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था। अजय, तुझे फुटबॉल खेलना आता है? संगम पूछ रहा था। अजय अभी संगम की बात का जवाब नहीं दे पाया था कि महावीर ने भी सवाल कर दिया। और तुझे क्रिकेट के बारे में कुछ पता है? अरे भाई, एक एक करके पूछो, तुम दोनों गेम अच्छे से आते हैं, तुम्हें भी सिखा दूंगा। अजय खुद को किसी लीडर से कम नहीं समझ रहा था। ट्रीन ट्रीन ट्रीन, उसके कमरे के बाहर लगी रिंग बज उठी। चलो चलो, डिनर का टाइम हो गया है। रिंग सुनते ही संगम और महावीर दोनों उठ खड़े हुए। ड्राइवर ने बोरे को साइड करने का प्रयास किया पर नाकामयाब रहा, क्योंकि बोरा बहुत भारी था। पता नहीं कौन बीच रास्ते में बोरा रखकर चला गया। ड्राइवर, देखो क्या है इस बोरे में, पुष्कर ने कहा। जी अच्छा। ड्राइवर बोरा खोलने लगा। ये क्या है? थोड़ा सा बोरा खुलते ही पुष्कर के होश उड़ गए। ये तो कोई बच्ची है। हे भगवान, किसने इसे बोरे में बंद कर बीच रास्ते में फेंक दिया है? प्रियनंदिनी भी गाड़ी से बाहर आ चुकी थी और अपने कान पर हाथ लगाते हुए आश्चर्य से कह रही थी। ड्राइवर और पुष्कर भी हैरान थे और झाड़ियों की ओर देख रहे थे, शायद कोई हो। तभी अचानक जिस ओर उनकी पीठ थी उस ओर की झाड़ियों में कुछ हरकत हुई। कौन है वहाँ? ड्राइवर तेजी से झाड़ियों की ओर बढ़ा। एक साया झाड़ियों के रास्ते ही जाकर जंगल में गुम हो गया, जिसे वहाँ मौजूद 3 लोगों में से कोई नहीं देख पाया। लगता है कोई जंगली जानवर होगा, हमारी आवाज़ से भाग गया, पुष्कर बोले। अच्छा हुआ हम आ गए, नहीं तो पता नहीं इस बच्ची का क्या होता। प्रियनंदिनी ने भी समर्थन किया। ड्राइवर, इस लड़की को बोरे से बाहर तो निकालो। हाँ, इसकी धड़कन देखो, ये सही तो है ना? प्रियनंदिनी ने आगे कहा। ओहो, ये तो हम भूल ही गए। हाँ साहब, सब कुछ ठीक है, सांसें भी बराबर चल रही हैं। और ये देखिए, बोरे में छेद है, जिससे इसे आसानी से सांस आ रही थी। पुष्कर के कहने से पहले ही ड्राइवर लड़की को बोरे से निकाल चुका था। 10-11 साल की एक सांवली सी बच्ची थी। उसके तन पर लहंगा चोली था और सर पर दुपट्टा पीछे कर बांध रखा था। देखने में किसी कबीले की बच्ची लगती थी। यकीन से तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ गांव में भी ऐसी वेशभूषा का चलन था। ड्राइवर ने बच्चे की मुंह पर कई बार पानी के छींटे मारे, पर कोई असर ना हुआ। क्या करें समझ नहीं आ रहा था। ऐसे इस नन्ही बच्ची को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकते, और अंधेरा भी गहराता जा रहा था। पुष्कर ने चिंता प्रकट की। ऐसा करते हैं, इसे साथ ले चलते हैं, रास्ते में कोई हॉस्पिटल मिलेगा तो वहाँ दिखा भी देंगे। प्रियनंदिनी ने अंधेरे और सुनसान रास्ते से घबराते हुए राय प्रकट करी। हाँ, ये सही रहेगा, और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करा देंगे। पुष्कर ने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बात करी। ड्राइवर ने बच्ची को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया और समय उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। पुष्कर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी और प्रियनंदिनी भी चिंतित सी उसकी बगल में बैठ गई। रास्ते में उन्हें कोई अस्पताल नहीं दिखा। वैसे भी ऐसे सुनसान जंगल में के रास्ते में कौन अस्पताल बनाता? पुष्कर को तो इस रास्ते का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ड्राइवर 1-2 बार आया था, पर अस्पताल की जानकारी उसे भी ना थी। समय की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने उस बच्ची को साथ ले जाना ही उचित समझा। आज अजय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज तक वो अपनी माँ से चिपक कर ही सोया था
और आज यहाँ अकेले सोना पड़ रहा था। आंखों से आंसू निकल रहे थे। रह रहकर घर की याद सता रही थी। महावीर और संग्राम मज़े से घोड़े बेचकर सो रहे थे। उन्हें यहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, इसीलिए शायद अब वो आदी हो चुके थे। मुझे भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी, यही सोचते सोचते और अपने मम्मी पापा को याद में रोते रोते अजय भी नींद के आगोश में समा गया। लड़की को लिटाकर पुष्कर ने डॉक्टर को फ़ोन किया। मेरे ख्याल से ये बच्ची किसी डर की वजह से बेहोश है और बाकी सच तो इसके होश में आने पर ही पता लग पाएगा, डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया। वैसे तो सब ठीक है ना डॉक्टर, कोई चिंता की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। जमींदार साहब परेशान मत होइए। डॉक्टर की बात सुनकर पुष्कर और प्रिय नंदिनी की जान में जान आई। ऐसा करते हैं, इसके होश में आने का इंतज़ार करते हैं, सुबह देखेंगे, प्रिय नंदिनी ने कहा। अब दोनों काफ़ी थक चुके थे और बेटे के बिना घर भी सूना सूना लग रहा था। प्रिय नंदिनी भी अजय की याद में खुद के आंसू ना रोक सकी। सुबह हुई, प्रिय नंदिनी और पुष्कर नाश्ता कर रहे थे, तभी नौकर ने आके बताया कि उस बच्ची को होश आ गया है। दोनों तेज़ी से उस कमरे की ओर बढ़े। बच्ची उस अनजान जगह को घूर घूर कर देख रही थी। पुष्कर और प्रिय नंदिनी को देखकर वो बिस्तर के एक कोने पर सुकड़ कर बैठ गई, मानो उनसे छुपने की कोशिश कर रही हो, पर वो कोशिश नाकाम थी। पुष्कर ने अपनी पत्नी को आंखों ही आंखों में इशारा किया तो वो उस बच्ची के पास पलंग पर बैठ गई और प्यार से बोली, डरो मत बेटा, कौन हो तुम? वो उन्हें एकटक यूं ही देखती रही। लग रहा है ये हमारी भाषा समझ नहीं पा रही है। पुष्कर ने आशंका जताई। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? प्रिय नंदिनी ने फिर से पूछा। बच्ची कुछ ना बोली। पता नहीं इसे हमारी बात तो समझ आ रही है या नहीं। डॉक्टर को बुलाकर इसका दोबारा चेकअप कराया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो किसी डर की वजह से अपनी याददाश्त भूल चुकी है और अपनी आवाज़ भी खो चुकी है। पुष्कर दिया और प्रिय नंदिनी ने पुलिस को भी सूचित कर दिया। सुनिए, ऐसा करते हैं, जब तक इसके परिवार का पता नहीं लगता हम इसे अपने साथ रख लेते हैं। प्रिय नंदिनी की बेटी की चाहत जाग रही थी। वो चाहती थी कि वो एक बेटी की भी माँ बने, पर अजय के बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हुए कि उसके दोबारा माँ बनने के चांसेस ख़त्म हो गए थे। ठीक है, पुष्कर को भी उसकी भावनाओं का पता था, इसीलिए उन्होंने मना तो नहीं किया, पर उन्हें डर था कि कहीं ज़्यादा लगाव प्रिय नंदिनी को भारी ना पड़े। अभी पुष्कर और प्रिय नंदिनी बात ही कर रहे थे। अचानक बाहर की खिड़की पर सरसराहट सी हुई, मानो कोई बहुत तेज़ी से पीछे पलटकर भागा हो। कौन है वहाँ? पुष्कर ने भी बिजली की तेज़ी से दौड़कर खिड़की खोली। लगा था कोई था, पर दिखाई ना दिया। शायद हमारा वहम था, हवा से हिला होगा, पुष्कर बोले। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रिय नंदिनी ने ऐसे कहा मानो कोई राज खोलने वाली हो। पुष्कर ने प्रिय नंदिनी को आश्चर्य से देखा, क्योंकि वो इस बारे में बिल्कुल अनजान थे। जिस दिन हम इस लड़की को लेकर आए थे, उस दिन से मुझे अक्सर लगता है जैसे कोई खिड़की पर है, पर जब भी देखती हूँ तो कोई नहीं होता। अब आप ही बताइए, हम दोनों को एक सा वहम कैसे हो सकता है? बात तो प्रिय नंदिनी की सही थी। खैर, सब भूलकर उन्होंने बच्ची का रुख किया। जब तक बच्ची के घर बार का पता नहीं चलता, उन्होंने उसे अपने पास रखने की परमिशन ले ली। अब पुकारने के लिए किसी नाम की आवश्यकता थी। उसे तो अपने बारे में कुछ याद नहीं था। प्रिय नंदिनी ने उसका नाम कजली रखा। कजली मुँह से तो कुछ नहीं बोलती थी, पर उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें ऐसा लगता हर पल कुछ कहती रहती हैं। इसी तरह 2 महीने बीत गए। पुलिस कजरी के परिवार के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रही थी। प्रिय नंदिनी को कजरी से लगाव हो गया था। प्रिय नंदिनी उसे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, पर वो स्कूल जाने को राज़ी ना हुई, तो प्रिय नंदिनी उसे घर पर ही पढ़ाने लगी। धीरे धीरे प्रिय नंदिनी को उसकी इशारों की भाषा समझ में आने लगी थी। कजली के कहने पर उन्होंने उसे 2-4 लहंगा चुनरी और बनवा दिए थे, जिन्हें वे बड़े शौक से पहनती। कोई और कपड़ा उसे भाता ना था। कुछ ही दिनों में वो घर के सारे काम अच्छी तरीके से सीख गई। पुष्कर भी बाहर से आते तो उन्हें पानी चाय देती और भी काम भाग भाग कर करती। प्रिय नंदिनी के साथ साथ वो पुष्कर की भी चहेती बन गई थी। अजय स्कूल की छुट्टियों में घर आया हुआ था।
वो भी कजरी से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसे कजरी के रूप में एक दोस्त जो मिल गई थी। गूंगी कजरी अजय कजरी को चिढ़ा रहा था, पर वो अजय की बात का ज़रा भी बुरा ना मानती थी। अजय बेटा, तू ऐसी बात करेगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। प्रिय नंदिनी को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। सॉरी मम्मी। अजय उन्हें कान पकड़कर मासूमियत से सॉरी कहता तो हंस देती। एक दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बादलों की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे आज इंद्रदेव पूरे जोर शोर से दुनिया पर मेहरबान होने वाले हैं। मम्मी मम्मी जल्दी आओ। इस सुहाने मौसम के बीच अजय की सहमी हुई आवाज़ आई। अजय की आवाज़ से प्रिय नंदिनी एकदम से घबराकर बाहर की ओर भागी। अजय गार्डन में खड़ा था और आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से मम्मी मम्मी पुकार रहा था। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? प्रिय नंदिनी ने घबरा कर पूछा। अजय बिना कुछ बोले नीचे की तरफ इशारा करने लगा। प्रिय नंदिनी ने देखा तो उनकी समझ में कुछ ना आया। सांप मम्मी, नीचे मेरे पैरों में सांप है। प्रिय नंदिनी ने देखा तो उनकी हंसी छूट गई। अजय आंखें खोलो बेटा, डरो मत, नीचे देखो। मम्मी की आवाज़ से अजय को हिम्मत मिली और उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर नीचे देखा। जिसे वो सांप समझ रहा था वो घास थी जो गार्डन में भागते समय उसके पैरों से लिपट गई थी। तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। प्रिय नंदिनी ने अजय का हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ भागी। प्रिय नंदिनी और अजय अंदर गए और उनके जाते ही एक साया सबकी नज़रों से बचकर गेट के बाहर निकल गया। जब अजय का हॉस्टल जाने का समय आता तो कजरी कुछ उदास सी हो जाती, लेकिन कजरी के कारण प्रिय नंदिनी और पुष्कर की उदासी कम हो जाती, क्योंकि कजरी से उनकी बेटी की कमी जो पूरी हो रही थी। ये कर्म यूं ही चलता रहा। कजरी के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया और कजरी पुष्कर और प्रिय नंदिनी के साय में पलकर अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। अजय के भी बस फाइनल एग्ज़ाम हो गए थे। महावीर और संगम से उसकी दोस्ती दिन पर दिन गहरा रही थी। इसी दोस्ती का वास्ता देकर एग्ज़ाम के बाद अजय ने उन दोनों को कुछ दिन अपने घर रुकने का न्योता दे दिया था, क्योंकि उन दोनों के रिश्तेदार जो गांव में रहते थे वो अब शहर में शिफ्ट हो चुके थे। मामा महावीर और संगम आते ही होंगे, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अजय प्रिय नंदिनी से कह रहा था। और साथ साथ उसने कजरी को भी छेड़ा और गूंगी कजरी, तू भी ज़रा अच्छे से तैयार हो जाना, मेरी नाक मत कटा दियो मेरे दोस्तों के सामने, समझी ना या नहीं? उसकी बात सुनकर कजरी ने बनावटी गुस्से के साथ अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से उसे घूरा। अभी वो कुछ और कहता, इससे पहले महावीर संगम ने घर में प्रवेश किया। अरे यार, ये अच्छा किया तूने, हमें लेने ड्राइवर को भेज दिया। मेरे बचपन से तो अब ये गांव काफ़ी बदल गया है, संगम ने कहा तो महावीर ने भी उसका समर्थन किया। दोनों ने प्रिय नंदिनी के पैर छुए। इतनी देर में कजरी पानी ले आई। ट्रे में से गिलास उठाते हुए संगम की नज़र कजरी पर पड़ी तो वो जैसे पलक झपकना ही भूल गया। दरमियाना कद, गठा हुआ बदन, ठोड़ी पर 3 काले तिल, उस पर सबसे आकर्षण काली काली कजरारी आंखें और चिकना सांवला रंग जो गोरे रंग से भी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था, किसी को भी मदहोश कर देने के लिए काफ़ी था। और उस पर उसका लहंगा चुन्नी का पहनावा और लंबे काले बालों की 2 गुथी हुई सीने पर लहराती हुई चोटियाँ, यूं लग रहा था मानो अपनी अदाओं से जैसे जान ही ले लेगी। महावीर भी यही निहार रहा था। अजय उन दोनों की मनस्थिति से बेखबर उन्हें कोई किस्सा सुना रहा था। कजरी को शायद एहसास हो चुका था। वह ट्रे वहीं छोड़ अंदर भाग गई। कहानी में आगे क्या होगा देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब